अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिसी मादे के वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि मैग्नेटिसियत किसे कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिसियत का जो हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि जो मटेरियल मैग्नेटिसी खासियत ज़ाहिर करते हैं तो उनका जो ओरिजिन होता है मैग्नेटिज़्म का या मैग्नेटिसी मैदान का, जो उनका मबदा होता है, जो उनका बेस होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। हमने देखे थे कि किसी भी जौहर के मदार में, जौहर के अंदर क्या होते हैं, जौहर के मरकज़, जौहर के अंदर मरकज़ा होता है, मरकज़े के अतराफ़ में मदारों में ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हरकत करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन की हरकत के सबब ही हमको क्या होती है, उस मटेरियल के बाहर हमको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज़्म उसके अतराफ़ में हमको देखने को मिलता है। यानी हमको उसके अतराफ़ में डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ये जो नॉर्थ और साउथ पोल मिलता है, ये हमको दरअसल इलेक्ट्रॉन की हरकत के सबब मिलता है। इलेक्ट्रॉन मदारों में स्पिन रोटेशन में, स्पिन मोशन में अंजाम देते हैं, वहाँ पर वो दायरवी हरकत भी क्या करते हैं, मदार के अंदर करते हैं। इसके सबब क्या होता है, हमको उस एटम के अतराफ़ में हमको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यानी वहाँ पर मैग्नेटिसी असर, मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज़्म हमको वहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल वहाँ पर देखा था कि मदार में, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, उनका दो कुतबी म्यार असर के लिए हमने वहाँ पर फार्मूला अखज़ किया था और हमने यही बात वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे कि इलेक्ट्रॉन की हरकत के सबब ही क्या होता है, हमको मैग्नेटिज़्म हमको वहाँ पर देखने को, मैग्नेटिसी खासियत हमको वहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। इसके अंदर ये हमारा चैप्टर जो है, जिसे मैग्नेटिक मटेरियल के नाम से दिया गया हमको, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर और बहुत सारे इसके अंदर सब टॉपिक थे, लेकिन उसको 25% सिलेबस लेस होने की सबब उसको क्या कर दिया गया है, उसको लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो इस वीडियो लेक्चर का न्यू टॉपिक है वो है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद में अब पहले हम मैग्नेटाइजेशन पर बात करेंगे, फिर हम उसके बाद में मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर बात करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मैग्नेटिसी हद्दत, ठीक है। और इसको मैग्नेटाइजेशन को हम उर्दू में कहते हैं मिकनाव, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये दोनों भी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी हमको मैग्नेटिज़्म अगर पढ़ना है या मैग्नेटिक मटेरियल की अगर हमको स्टडी करना है, तो ये दो जो कंसेप्ट यहाँ आप देख रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। जैसा हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम आर्टिफिशियल तौर पर मैग्नेट तैयार करते हैं, है कि नहीं। हम जो मैग्नेट तैयार करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम आर्टिफिशियल तरीके से मैग्नेट तैयार करते हैं, तो हम वहाँ पर मैग्नेट तैयार करने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। मैंने 3 आपको सब्सटेंस बताया था, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और तीसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसा हम अशिया को 3 हिस्सों में क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ही हम काय के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, जैसा आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो मटेरियल है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही हम क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, अब यहाँ पर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करता हूँ कि यहाँ पर आपके पास में इस तरह से एक फेरोमैग्नेटिक आपको सब्सटेंस दिया गया, ठीक है। देखिए, मैं आ रहा हूँ मैग्नेटाइजेशन की तारीफ़ की तरफ। इसकी अगर आप तारीफ़ देखेंगे मैग्नेटाइजेशन की, तो यहाँ पर सिंपली ऐसा रहेगा क्या, वो मैग्नेटाइजेशन जो होता है कि उसको कैपिटल एम से जाहिर करते हैं हम। कैपिटल एम इज़ इक्वल टू, यानी मैग्नेटाइजेशन इज़ इक्वल टू क्या होता है, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन उस बॉडी का, जो बॉडी को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, या उसको जो हम उसके अंदर जो मैग्नेटिसी खासियत हम पैदा कर रहे हैं, उस बॉडी का हजम, ठीक है, वॉल्यूम।
इन दोनों का जो तनासुब होता है उससे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ऐसी डिफिनेशन आपकी नोट्स में आपको लिखा के दी गई है, ठीक है। लेकिन हम इसको समझते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि वही मटेरियल यूज़ किए जाते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। आर्टिफिशियल तौर पर हम जो मैग्नेट बनाते हैं उसके अंदर हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, आप ये चीज़ याद रखिए हम वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिसी अशिया हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये जो है मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल रखा आपके सामने, ये सारी की सारी कौन सी अशिया है हमारी, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये आयरन का टुकड़ा है या आयरन की क्या है, लोहे की एक रॉड है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इसको मैग्नेटाइजेशन करना है, इसको मैग्नेट की शक्ल में इसको हमको कन्वर्ट करना है। इसके अंदर हमको मैग्नेटिसी खासियत क्या करना है, इसको हमको मैग्नेट में बदलना है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी ये एक नॉर्मल मटेरियल हमारे पास में, अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको किसी भी तरह की, इसके अतराफ़ में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा हमारा एक मैग्नेट होता है उसके अतराफ़ में हम देखते हैं, उसके अतराफ़ में एक नॉर्थ पोल होता है, इधर एक साउथ पोल होता है, और वो लोहे की चीज़ों को अपने तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा लिए, ठीक है, एक लोहे की रॉड लिए, जो कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आयरन की जो रॉड है, इसके अंदर बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर हमको मैग्नेटिक डायपोल देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किसी भी जौहर के अंदर एक जौहर, अब ये क्या है, ये जो रॉड है ये छोटे छोटे जौहरों से मिलकर बनी है क्या नहीं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी है, और उन एटम के अंदर क्या है, मरकज़ है, मरकज़ के अतराफ़ में क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। और वो ऑर्बिटल के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उसमें गर्दिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आयरन की रॉड है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे जौहर है, जौहरों के अंदर क्या है, मदारों में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने इससे पहले अभी पढ़े कि अगर इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा, उसके अंदर डायपोल मूवमेंट होगा, उसके अंदर मैग्नेटिसी दो कुतबी म्यारे असर होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम इस रॉड की इसका मुताला करते हैं ऊपरी तौर पर, अब ये पूरी रॉड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड जो मिलती है वो ज़ीरो मिलती है। मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिसी मैदान इसके अतराफ़ में हमको देखने को मिलता है वो ज़ीरो मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर मौजूद हर जौहर, अब इसके अंदर छोटे छोटे जौहर है, ऐसे समझ लीजिए आप। अब यहाँ पर मैं इतने तो बता नहीं सकता आपको, अब ऐसे आप कंसिडर करो कि इसमें एन नंबर ऑफ क्या है, एटम्स मौजूद है। तो हर एक एटम्स के अंदर क्या होगा, अपना एक दो कुतबी म्यारे असर होगा। तो वो दो कुतबी म्यारे असर को हम इस तरह से बता सकते हैं, इस रॉड के अंदर का ये एटम के अंदर जो मैग्नेटिसी दो कुतबी म्यारे असर है वो इस तरह से है, ठीक है। फिर दूसरा एटम है उसका जो मैग्नेटिसी दो कुतबी म्यारे असर है वो इस तरह से है, ठीक है। यानी एरो का जो निशान है ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को जाहिर कर रहा है, ये जो तीर का निशान है ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो पीछे का टेल है ये तीर के निशान का, ये साउथ पोल को जाहिर कर रहा। तो इसके अंदर बहुत सभी जौहरों का क्या है, अपना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर जौहर का जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आप देख रहे हैं, मैग्नेटिसी दो कुतबी म्यारे असर देख रहे हो, रैंडमली है, ठीक है। किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ है, किसी का इस तरफ है। तो ऐसे तमाम जौहरों का जो दो कुतबी म्यारे असर है इस लोहे की रॉड के अंदर, वो कैसा है, रैंडमली है। अब ये रैंडमली होने की वजह से ये देखिए यहाँ पर हर एक एटम के पास में अपना एक दो कुतबी म्यारे असर है, उसके पास में मैग्नेटिसी दो कुतबी म्यारे असर मौजूद है, उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड है उस एटम के अतराफ में। लेकिन यहाँ बहुत सारे एटम हैं, उन सब का क्या है, दो कुतबी म्यारे असर है, लेकिन वो रैंडमली है, वो बेतरतीब है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये सारे एटम का जो रैंडमली हमको दो कुतबी म्यारे असर दिख रहा है, ये हर एक दूसरे के दो कुतबी म्यारे असर को क्या कर देता है, ये कैंसल आउट कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसलिए ये लोहे की रॉड के अतराफ में हमको किसी भी तरह का मैग्नेटिसी मैदान या मैग्नेटिक फील्ड हमको वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ऐसा इसके अंदर होता है, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर जो डोमेन थ्योरी थी वो निकाल दी गई। अगर हम डोमेन थ्योरी पढ़ लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कोशिश करा हूँ समझाने की कि ये जो रॉड है इसके अतराफ में हमको अभी मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो जौहर है उनके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वहाँ बहुत सारे जौहर है और सब हर एक अलग अलग उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो हर एक का अलग अलग सिमतों में है। अलग अलग सिमतों में होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने तमाम
अतराफ के जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होते हैं उनको वो कैंसल आउट कर देते हैं। और ये जो क्षय होती है हमारी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो हमारा किसी भी तरह की मैग्नेटिक खासियत या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिसी खासियत वो जाहिर बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आएगी। यहाँ पर ये एक आयरन की रॉड है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको, अब देखिए मैग्नेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, हम ले जाकर इस रॉड को उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, यानी अब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद में क्या होगा, तो अब वो देखेंगे हम। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, तो इससे पहले हमने पढ़ चुके, इससे पहले का जो चैप्टर था वहाँ हमने यही पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम किसी कॉइल के अंदर से हमने पढ़े सोलेनॉइड हो या टॉरॉइड हो, उसमें से अगर हम बरकी रॉड गुजारते हैं तो हमको क्या मिलती है, हमको मैग्नेटिसी मैदान मिलता है। उस कॉइल के अंदर से या उस सोलेनॉइड के अंदर से जब बरकी रॉड गुजरती है तो उसके अतराफ में हमको क्या मिलता है, उसके अतराफ में हमको मैग्नेटिसी मैदान मिलता है उसके अंदर, है क्या नहीं। तो अगर हम इस तरह से अगर सोलेनॉइड के अंदर इस रॉड को ले जाकर रख दे तो क्या होगा, हम इस रॉड को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, हम इसको मैग्नेटिसी मैदान में रख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। आपने देखे इससे पहले इस तरह से हमारा सोलेनॉइड था। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के ज़रिए जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से इसके अंदर अब हम करंट को गुजार रहे हैं, इस तरह से इसमें करंट गुजरेगा। इसके अंदर जो घुमाव दिख रहे हैं हमको, जो कॉइल के अंदर जो घुमाव है उसको हम कंसिडर करते हैं वो एन है। ठीक है, ऐसा हमने इससे पहले सोलेनॉइड में पढ़ा। ठीक है, जैसे हम इसके अंदर से, इस सोलेनॉइड के अंदर से बरकी रॉड गुजारेंगे तो इसके अतराफ में, इसके अंदर हमको पता है इसके अंदर बनती है मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी हमको, इसके अंदर मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो जाता है। अब ये रॉड को हम अगर अब इस सोलेनॉइड के अंदर ले जाके रख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रेड पेन से यहाँ पर बनाता हूँ रॉड को। ये रॉड थी हमारी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी आयरन की रॉड थी, इसको हमने क्या किए, हमने इसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, यानी मैग्नेटिसी मैदान में रख दिया हमने, बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रख दिए। अब बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखने के बाद में क्या होता है, जैसे हमने अभी देखे थे कि हर जौहर के पास में क्या है, अपना दो कुतबी म्यारे असर है। ठीक है, लेकिन वो रेंडमली था, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी इसके अतराफ में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान था कि यहाँ पर नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये हर एक जौहर का जो दो कुतबी म्यारे असर है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस रॉड को इस सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं तो यहाँ पर जो बैरूनी तौर पर यहाँ मैग्नेटिसी मैदान होता है, तो उसके सबब इस रॉड के अंदर जितने भी जौहर का दो कुतबी म्यारे असर होता है वो इस मैग्नेटिसी मैदान की डायरेक्शन में आ जाता है, यानी रॉड के अंदर इस तरह से हो जाएगा। जितने भी जौहर का दो कुतबी म्यारे असर है वो एक ही सिमत में आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पर रेंडमली था क्योंकि वहाँ पर बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन जैसे हम इसको रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके अंदर के जो डोमेन होते हैं वो सारे के सारे डोमेन क्या होते हैं, एक ही सिमत में, उनका जो दो कुतबी म्यारे असर होता है, उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एक ही सिमत में आ जाता है, यानी बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान की सिमत में आ जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते, इस तरफ इस पर एन पोल आ जाता है और इस तरफ इस पर क्या होता है, साउथ पोल हो जाता है। अब ये जो आपका अंदर का जो मटेरियल है, ये जो आयरन की रॉड है, अब ये क्या हो गई, अब ये मैग्नेट बन गई, बनी कि नहीं मैग्नेट। अब देखिए इसके अंदर एक एन पोल आ गया और एक साउथ पोल आ गया, है कि नहीं। कब, जब उसको हमने बैरूनी मैग्नेटिसी मैदान में रखे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल मटेरियल था हमारे पास में, ठीक है, आयरन का टुकड़ा था, लेकिन जैसे हम उसको सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं तो वो जो मटेरियल है हमारा वो काय में कन्वर्ट हो गया, वो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यही कहलाता है मैग्नेटाइजेशन, नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। यानी हम उर्दू में ऐसा बोल सकते कि जो आम हमारा मटेरियल होता है या जो आम हमारे माध्य होते हैं, जो आम कौन से, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो आम जो नॉर्मल मटेरियल होता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करना। यहाँ पर नॉर्मल मटेरियल था हमारा, आयरन का टुकड़ा था, आयरन की रॉड थी, उसको हमने काय में कन्वर्ट कर दिए, उसको हमने मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिए। तो मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दिए हमने इस नॉर्मल मटेरियल को, तो यही नॉर्मल मटेरियल का मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होना कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन। यानी मैग्नेटाइजेशन एक प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा अमल होता है जो क्या करता है, जो आम मादे को काय में कन्वर्ट करता है, वो मैग्नेटिसी मादे के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिंपली आपको डिफिनेशन याद रखना है, ठीक है। यानी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको मैग्नेट बनाने के लिए, जो मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम वहाँ पर जो हम अमल करते हैं वो अमल क्या कहलाता है, हमारा
मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं हम, जो हमने अभी लिखे यहाँ पर कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एम नेट अपॉन वी होता है, यानी उस शय के ऊपर मौजूद मैग्नेटिसी दो कुतबी म्यारे असर और उस शय का हजम का तनासुब क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। इसकी हम ऐसी इसकी डिफिनेशन है, लेकिन इसकी सिंपली डिफिनेशन यही है कि नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। अब देखिए ये डिफिनेशन के मुताबिक अब ये जो मैग्नेट है, जब इसको हमने इस बार इस रॉड को जब हमने मैग्नेटिसी मैदान में रख दिए तो इसके अंदर एक नॉर्थ पोल आ गया, एक साउथ पोल आ गया, तो इसके पास में क्या हो गया, इसके पास में टोटल ये रॉड के पास में क्या आ गया, दो कुतबी म्यारे असर आ गया। तो इसको हम एम नेट लिख सकते हैं। दो कुतबी म्यारे असर, इस पूरे रॉड का जो दो कुतबी म्यारे असर रहेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम नेट। ठीक है, और ये एम नेट हमको पूरे इसके फी इकाई हजम के अंदर मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इतना तो इतने हिस्से के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है या इतने हिस्से के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा है कि नहीं, पूरे रॉड के वॉल्यूम के अंदर, पूरे रॉड के अंदर क्या आ गया, हमारे पास में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस जिस्म का हजम ले लेते हैं, पूरे हजम का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। यानी मैग्नेटाइज जब हम कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो उसके फी हजम के अंदर क्या होती है, उसके फी हजम के अंदर हमको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, मिल जाता है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यानी नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, कुल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और उस जिस्म का हजम का तनासुब क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है, जिसे हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं और उर्दू में हम उसको क्या कहलाते हैं, कहते हैं मैकनाव कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, आगे आपको इसकी डिफिनेशन समझ में मैग्नेटाइजेशन की आपकी नोट्स के अंदर कुछ इस तरह से लिखा के दी गई है। देखिए डिफिनेशन, किसी भी जिस्म की, अब यहाँ पर जिस्म बोले तो रॉड हमारी, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें मौजूद महासिल मैग्नेटिसी म्यारे असर यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो अभी मैंने आपको समझाया, एम नेट। ठीक है, और उस जिस्म के हजम यानी पूरा जिस्म का हजम क्या है, उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम, उन दोनों का जो तनासुब होता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एम नेट यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उस रॉड का अपॉन उस रॉड का हजम, इन दोनों का जो तनासुब रहेगा वो कहलाएगा हमारा मैग्नेटाइजेशन। ऐसा ही निज़ाम में इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर पर मीटर होता है और उसके डायमेंशन L-1 M0 T0 I1 होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब है हमारा अगला मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके बाद में आपने देखे होंगे नोट्स के अंदर हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताई गई, यानी मैग्नेटिसी हद्दत बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसकी सिंपल मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अगली डिफिनेशन आप देखेंगे नोट्स के अंदर, इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको उर्दू में हम कहते हैं मैग्नेटिसी हद्दत। ठीक है, मैग्नेटिसी हद्दत भी, इसकी भी सिंपली डिफिनेशन ये है कि जो मैग्नेटिक हमारी मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी होती है वो एक मैग्नेटाइजेशन के अंदर, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, अभी मैग्नेटाइजेशन की डिफिनेशन हमको पता है, ये नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। जिसके सबब, अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, कॉज जिसको बोलते हैं हम, किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, किसकी वजह से वो मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा, तो वो जिसकी वजह से वो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा, उसे ही कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक ऐसा अमल होता है जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये इसकी सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है, अगर इसकी हम हमारी नोट्स के मुताबिक अगर इसकी हम डिफिनेशन देखें तो इसकी डिफिनेशन हमको कुछ इस तरह से मिलेंगी कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है H इज इक्वल टू, उसको H से जाहिर करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को। ठीक है, अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके वजह से, अभी हमने देखी ये रॉड के अंदर मैग्नेटाइजेशन ये क्यों आया, ये रॉड ये मैग्नेट की शक्ल में कैसे कन्वर्ट हुई, तो हमने यहाँ पर क्या किए थे, एक्सटर्नल हमने यहाँ पर एक सोलेनॉइड लिए थे, उसके अंदर से बरकी रॉ गुजारे थे, उसके अतराफ में हमको मैग्नेटिसी मैदान मिला था। ठीक है, तो मैग्नेटिसी मैदान किसके सबब मिला हमको, ये सोलेनॉइड की वजह से मिला। ठीक है, और सोलेनॉइड से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर हमको बरकी रॉ गुजारना पड़ेगा। जैसे ही हम बरकी रॉ गुजारते हैं उस सोलेनॉइड के अंदर, तो हमारे रॉड के अंदर क्या आ जाती है, मैग्नेटिसी खासियत आ जाती है, वो मैग्नेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यही अमल
जो नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है, ये वाले पिक्चर यहाँ पर आपको दिख रही है, यानी ये एन और ये आई, ठीक है, एन और ये आई की वजह से क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल रॉड है हमारी वो काय में कन्वर्ट हो जा रही है, वो मैग्नेटिक रॉड में कन्वर्ट हो जा रही है, वो मैग्नेटिसी सलाख की शक्ल में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो रही है। किसकी वजह से कन्वर्ट हो रही है, ये सोलेनोइड की वजह से, ये आई और ये एन की वजह से क्या हो रही है, ये हमारी नॉर्मल रॉड मैग्नेटिक रॉड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की हम तारीफ फिर इस तरह बना सकते हैं कि जो H होता है हमारा, वो H इज इक्वल टू होता है एन आई, यानी एन क्या है यहाँ पर, सोलेनोइड के अंदर मौजूद जो टर्न्स है, जो घुमाव है, उसकी तादाद एन है, यानी ये जो घुमाव है इसकी तादाद क्या है, एन है, और आई क्या है, उसमें से बहने वाली बरकी रॉ है। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स, और जो उसमें सोलेनोइड के अंदर से या टॉराइड के अंदर से जो बरकी रॉ गुजर रही है, उसका हासिल ज़रब क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की इज इक्वल टू क्या होता है, एन ज़रब आई। ठीक है, एन ज़रब आई, एन क्या है, सोलेनोइड ले रहे अगर हम तो उसके अंदर घुमाव की तादाद एन है, और आई क्या है, उस सोलेनोइड के अंदर से बहने वाली बरकी रॉ है। अब इन दोनों के ऊपर ही क्या करती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी अमल करती है। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास में आई नहीं है, करंट नहीं है, तो आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेंगी क्या, बिल्कुल जीरो रहेंगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जीरो रहेंगी तो वो मटेरियल कभी भी आपका वो नॉर्मल मटेरियल से मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में अगर हमारे पास एक सीधा स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसके अंदर टर्न नहीं है हमारे पास में, उसके अंदर घुमाव नहीं है, तो वहाँ पर भी आप देखिए आपकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी रहेंगी वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न क्या है आपके पास में, एक भी आपके पास टर्न्स नहीं है उसके अंदर, कॉइल के अंदर, तो आपकी वहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएंगी तो ये रॉड के अंदर आपको मैग्नेटिसी खासियत या वो आपको नॉर्मल मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैंने आपको यही बताया कि जिसकी वजह से हमारा मटेरियल मैग्नेट के फॉर्म में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। और उसकी तारीफ़ इस तरह से भी हम बयान कर सकते कि किसी सोलेनोइड के अंदर मौजूद नंबर ऑफ टर्न्स और उसमें से बहने वाली बरकी रॉ के हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और डिफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उसकी यहाँ पर एक और डिफिनेशन हमको मिलती है कि जो हमारा मैग्नेटिसी मैदान होता है, यानी इस रॉड के अतराफ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ क्या होती है, वो रास्त तनासुब में होती है। ठीक है, वो क्या होती है, मैग्नेटिक जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या होती है, रास्त तनासुब में होती है। यानी जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा रहेंगी उतना मैग्नेटिसी मैदान हमको ज़्यादा वहाँ पर मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ रास्त तनासुब में है, ये बार मैग्नेटिस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर उसका जो मैग्नेटिसी मैदान है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ क्या है, रास्त तनासुब में है। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम रास्त तनासुब को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से कांस्टेंट निकल कर आएगा, तो वो जो कांस्टेंट रहेगा वो रहेगा हमारा परमेबिलिटी ऑफ यहाँ पर जो हमारा म्यू, यहाँ से क्या होगा, एक कांस्टेंट हमारा निकल कर आएगा जो कि म्यू रहेगा। ठीक है, म्यू जो होता है वो हमारी खला की गुजर पजीरी लेते हैं। अगर हमारा ये जो कॉइल है, अगर ये खला या हवा में रखा हुआ है तो हम यहाँ म्यू नॉट लेते हैं। ठीक है, अगर ये किसी मीडियम में रखा हुआ है, किसी वास्ते में रखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी परमेबिलिटी है वो हमारी म्यू रहेंगी। ठीक है, यानी इसके इन दोनों के दरमियान का जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमारा म्यू है। तो ये एच एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब हम एच की अगर डिफिनेशन निकाले, एच को अगर यहाँ रहने दें हम, तो ये जो म्यू ज़रब में है ये कहाँ चले जाएगा, तकसीम में, तो बी अपॉन म्यू मिलेगा हमको इज इक्वल टू एच। तो एच के लिए एक और फार्मूला मिल गया हमको कि बरकी मैदान की कद्र, ठीक है, मैग्नेटिसी मैदान की कद्र और मैग्नेटिसी नफूस पजीरी, उर्दू में कहा जाता है इसको मैग्नेटिसी नफूस पजीरी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का तनासुब, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जो मीडियम में जो वास्ते में हमारा मौसिल तार या कॉइल रखा हुआ है उसकी गुजर पजीरी, ठीक है, वहाँ की नफूस पजीरी, ठीक है, इन दोनों का तनासुब,
ठीक है, किसी मैग्नेटिसी मैदान की कद्र और मैग्नेटिसी नफूस पजरी का जो तनासुब होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो दो डिफिनेशन है आपके पास, आप इस पर से याद रखिए। ठीक है, ये सिंपल है, किसी सोलेनोइड के अंदर मौजूद घुमाव की तादाद और उसमें से बहने वाली बरकी रव का हासिल ज़रब क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, और इस पर से भी आप डिफिनेशन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा के दिया गया है, इसकी भी जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये दोनों डिफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया हूँ। ठीक है, अब एक डिफिनेशन यहाँ पर आप नोट्स में देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में टिपिकल लगता है, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको आप इसी पर से याद रखिए, उर्दू में बहुत टफ नाम है इसके लिए, मैग्नेटिसी मिलानियत। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन जो हम करते हैं, हम जैसे रॉड को हमने मैग्नेटाइज किए थे तो उसके अंदर जो हमने मैग्नेटाइज किए थे उसको हम एम से जाहिर करते हैं मैग्नेटाइजेशन को। तो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है ना, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ क्या होती है, रास्त तनासुब में होती है। ये भी एक रिलेशन आपको याद रखना है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ क्या होती है, रास्त तनासुब में होती है। जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपके पास में रहेंगी उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी मैग्नेटाइजेशन की जो कद्र है वो काय पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ से भी एक कांस्टेंट निकल कर आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो कांस्टेंट निकल कर आएगा वो होता है हमारा, देखिए आपको हम बताते हैं पहले, m इज़ इक्वल टू, अब इसको हम इक्वल कर रहे हैं, यहाँ के तनासुब को हटा रहे हैं, यहाँ से इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकल कर आता है इस तरह से x की तरह, इससे पढ़ा जाता है चाय। ठीक है, या काय, इसको अगर काय भी पढ़ सकते हैं आप, इसको चाय भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये x की तरह होता है इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ का इन दोनों के दरमियान का, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान का क्या होता है, एक मुस्तकिल होता है जिसे हम चाय पढ़ सकते हैं या काय पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप उसको ये पढ़िए। ठीक है, चाय पढ़िए या उसको काय पढ़िए। ठीक है, मैं उसको काय पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से m और h के दरमियान का जो कांस्टेंट निकला वो क्या है, हमारा काय है। ठीक है, तो हम यहाँ पर h एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ज़रब h। अब यहाँ से हम जो कांस्टेंट है हमारा जो मुस्तकिल है काय, इसको यहीं रहने देंगे, h जो ज़रब में है वो क्या चले जाएगा, m के तकसीम में चले जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक टर्म मिली कि काय इज इक्वल टू m अपॉन h। m क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, h क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ठीक है, इन दोनों का जो तनासुब है वो क्या है, हमारा काय है। तो ये काय जो होता है हमारा यही कहलाता है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी। अब इसकी डिफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इस तरह से कि जो मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन, किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन और उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो तनासुब होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब इसका मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटाइजेशन के अंदर। इस काय की मदद से हम ये बता सकते हैं कि वो मटेरियल कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा मटेरियल है कि उसकी जो वैल्यू होती है साई की, वो हमको ये बताती है कि हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटिसी मैदान को किस तरह से वो ऑब्ज़र्व कर सकता है या ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता। यानी वो मटेरियल मैग्नेट बन सकता या वो मटेरियल मैग्नेट नहीं बन सकता, ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी पर, यानी काय के ऊपर। यानी हर मटेरियल का एक काय होता है, एक वहाँ पर उसका एक मुस्तकिल होता है उस मटेरियल का एक काय होता है, और उसकी जो अगर पॉजिटिव कीमत अगर हमको मिलती है इस काय की तो हम वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर ये काय की वैल्यू अगर हमको निगेटिव मिलती है तो हम कहते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी वो मटेरियल कभी भी हमारा मैग्नेटाइज ही नहीं हो सकता, कभी भी वो मैग्नेट नहीं बन सकता। अगर काय की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उस मटेरियल के बारे में ये बोल सकते हैं हम कि वो मटेरियल क्या हो सकता है, वो मैग्नेटाइज हो सकता है, वो मैग्नेट की शक्ल में तब्दील हो सकता है, वो मैग्नेट बन सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है,
टर्म होती है। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद में एक रिलेशन है हमारे पास में मैग्नेटिसी नफूस पजीरी और निस्बती नफूस पजीरी यानी रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसकी भी डेफिनेशन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, जो मैग्नेट, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़े थे क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी हम लेते हैं एप्सिलॉन आर, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, किसी वास्ते की परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, खला या हवा की परमिटिविटी है। तो इन दोनों का जो तनासुब होता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी वास्ते का, इस वास्ते की जो परमिटिविटी और या खला या हवा की परमिटिविटी का जो तनासुब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ये हो गई हमारी रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम रिलेटिव परमेबिलिटी लेंगे काय के लिए, हम लेंगे मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी, अब रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू से जाहिर करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये होगा हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी। तो इसकी भी आपको डेफिनेशन पूछा गया, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये क्या है, किसी मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ठीक है, और ये हवा या खला के अंदर मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो इन दोनों का तनासुब क्या कहलाता है, हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है, जिसे हम म्यू आर से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, इसकी एक और कीमत होती है म्यू आर की, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काय। ठीक है, 1 प्लस काय की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, वो भी हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। तो सिंपली आपको इसकी डिफिनेशन याद कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट आ गया तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, यानी 1 प्लस साई जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये 1 प्लस काय जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको भी हम रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है हमारी, म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, इस तरह से ये आपको याद रखना है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, हमारे को इस तरह से बताया गया कि हमको, देखिए हम इसको निकालते हैं, आपको सवाल पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसको हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, किसी मैग्नेटिसी अशिया को मैग्नेटिसी मैदान में रखने पर शय के मैग्ना और मैग्नेटिसी मैदान की हद्दत के दरमियान ताल्लुक़ अखज़ कीजिए। यानी मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के दरमियान ताल्लुक़ अखज़ करना है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एक सोलोनाइड लिए थे हमने, सोलोनाइड के अंदर से जब हम बरकीराव गुजारते हैं, इससे पहले के चैप्टर में देखा, हमको क्या करना है यहाँ पर, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इनके दरमियान हमको रिलेशन बताना है। ठीक है, इनके दरमियान हमको रिलेशन बताना है, ताल्लुक़ बताना है, और इसके लिए हमको एक इक्वेशन अखज़ करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि भाई हमारे पास एक सोलोनाइड है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर से हमने बरकीराव गुजारे थे, अभी थोड़ी देर पहले देखिए हमने आए बरकीराव गुजारे, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न n है। ठीक है, तो जब इसके अंदर से हम बरकीराव गुजारेंगे इस सोलोनाइड के अंदर से, तो इसके अतराफ़ में, इसके अंदर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो हमको पता है क्या होती है, उसको हम बी नॉट से नाम देंगे। बी नॉट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसके अंदर, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी हमारी, बी नॉट इज इक्वल टू, हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में कि किसी सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है म्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो एन आई होता है यानी नंबर ऑफ टर्म, और आई का जो हासिल ज़रब होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, एच इज इक्वल टू एन आई पढ़े ना अभी हमने, तो यहाँ पर हम एन आई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एच लिख सकते हैं। तो ये बी नॉट यानी यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सोलोनाइड के अंदर की, वो इज इक्वल टू क्या होंगी, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई की जगह पर क्या लिख सकता मैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिख सकता। ठीक है, इसलिए म्यू नॉट इंटू एच। तो ये हो गई एक मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 1। यानी इस सोलोनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेंगी, म्यू नॉट इंटू एच।
ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, म्यू नॉट, और एच क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब इस सोलेनोइड के अंदर हम एक रॉड लेकर आ रहे हैं, आयरन की रॉड जो हमने आपको बताए थे, ठीक है। जैसे ही इस आयरन की रॉड को यहाँ रख दिया जाएगा इस मैग्नेटिसी मैदान में, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएंगी, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगा, वो खुद क्या करेंगी, मैग्नेटिसी खासियत जाहिर करेंगी। तो इस रॉड के सबब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वहाँ पर, अभी रॉड भी तो खुद मैग्नेट बन गई ना अंदर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, इसका जो मैग्नेटिसी मैदान रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए उसको हम बी एम से नाम देंगे। बी नॉट बोले तो इस सोलेनोइड की वजह से तैयार होने वाला मैग्नेटिसी मैदान, और यहाँ पर बी एम जो रहेगा वो हमारा वो रॉड के सबब तैयार होने वाला मैग्नेटिसी मैदान। तो रॉड के सबब जो मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा हमारा, वो जो दरअसल इस रॉड की वजह से जो मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो रहा बी एम, वो मैग्नेटाइजेशन के साथ यानी कैपिटल एम के साथ वो क्या होता है, वो रास्त तनासुब में होता है, ठीक है। कैपिटल एम के साथ में क्या होता है, रॉड का जो रॉड का जो मैग्नेटिसी मैदान होता है वो मैग्नेटाइजेशन के साथ क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है रॉड का उसके साथ में रास्त तनासुब में होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से तनासुब को जब हटाएंगे हम तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकल कर आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा, वो कांस्टेंट रहेगा म्यू नॉट, क्योंकि हवा या खला की वहाँ पर क्या है, परमेबिलिटी है, ठीक है। तो ये म्यू नॉट वहाँ कांस्टेंट निकल गया और यहाँ पर ये आ गया कैपिटल एम एज इट इज़। यहाँ हमको दो मैग्नेटिसी मैदान देखने को मिल गए। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो मैग्नेटिसी मैदान है वो जब हमारी रॉड वहाँ मौजूद नहीं थी तो हमने देखा था कि जो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी उसका ये मैग्नेटिसी मैदान है जो इक्वेशन 1 में है। अब यहाँ पर एक रॉड हमने इसके अंदर लेकर आए तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अतराफ भी क्या होगा, मैग्नेटिसी मैदान बन जाएगा। उसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल आ जाता है, तो उसके अतराफ में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, बी एम है, और बी एम इज इक्वल टू क्या है हमारी, म्यू नॉट इंटू एम। इस तरह से अब यहाँ का जो टोटल, अगर मैं आपको पूछूँ कि भाई टोटल यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी बी इज इक्वल टू क्या रहेंगी आपकी, बी नॉट प्लस बी एम, है ना, यही होगा ना। यहाँ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी आप, तो वो क्या होंगी, ये सोलेनोइड के अंदर अतराफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यानी बी नॉट, और जो उस रॉड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही बी एम, इन दोनों का जो मजमूआ रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, इस यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, बी नॉट प्लस बी एम। दोनों इक्वेशन 1 और 2 के अंदर हमारे पास में वैल्यू है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एच प्लस बी एम की वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एम। यहाँ से म्यू नॉट क्या होता है, कॉमन निकल जाता है, तो यहाँ बचा हमारे पास में एच प्लस एम, ठीक है, इधर हमारा बी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको एम और एच के दरमियान में क्या करना है, ताल्लुक अखज़ करना है। हमारा सवाल यही था, एम और एच यानी मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के दरमियान ताल्लुक अखज़ कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये म्यू नॉट जो है वो बी के ज़रब में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू इधर क्या है, एच प्लस एम, ठीक है। अब यहाँ एच को यहीं रहने अगर दिया हमने, तो एम इधर जो ज़रब में हो, जमा में है, वो इधर जाकर क्या काय में चले जाएगा, वज़ा में। ये हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू एच। ये हमको मिल गई इधर मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एम। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पर, ये हमको ये बताता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के दरमियान रिलेशन को ये क्या करता है, ये फार्मूला क्या करता है, जाहिर करता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के दरमियान हम ताल्लुक़ अखज़ कर सकते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिसी नफूस पज़ीरी, ठीक है, मैग्नेटिसी नफूस पज़ीरी और मैग्नेटिक सब्सेबिलिटी के दरमियान हमको क्या करना है, मिलानियत, मैग्नेटिसी मिलानियत के दरमियान में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ताल्लुक़ अखज़ करना है, ठीक है। यानी साई और म्यू नॉट, साई और म्यू के दरमियान में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर रिलेशन अखज़ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सिंपली अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ज़ाब्ता यूज़ किए कि बी नॉट जो है वो सोलेनोइड के वजह से तैयार होने वाला मैग्नेटिसी मैदान है,
BM जो है वो रॉड की वजह से मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो रहा है वो है, ठीक है। अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो क्या रहेंगी हमारी म्यू नॉट प्लस BM, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब हमको पता है कि B नॉट जो होता है वो म्यू नॉट NI होता है, NI की वैल्यू H हो जाएंगी आगे चल के, आपको पता है। इधर BM इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इंटू M, ये भी हमने अभी देखा कि किसी भी बार मैग्नेटिस का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके मसावी होती है, म्यू नॉट M की होती है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि M इज इक्वल टू क्या होता है, काय H होता है, क्योंकि M और H एक दूसरे के साथ रास्त तनासुब में होते हैं और काय जो होता है उनके दरमियान का कांस्टेंट होता है। ये तीनों इक्वेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताए, ये तीनों इक्वेशन आपको यूज़ करना है। वी नॉट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप ये इक्वेशन में, BM की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। NI आपको पता है क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। यहाँ से म्यू नॉट को आप कॉमन निकालिए, ठीक है, तो आपको मिलेगा H प्लस M पहले की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है M इज इक्वल टू क्या है, देखिए काय H, तो यहाँ पर M की जगह आप काय H रख दीजिए। यहाँ से H को कॉमन निकाल लीजिए, इधर यहाँ बचा 1, यहाँ बचा काय, ठीक है। तो ये 1 प्लस काय, 1 प्लस काय क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। यानी इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप म्यू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू इंटू H, ठीक है। बता देता मैं आपको, यहाँ पर देखिए एक टर्म आ गई हमारे पास में लास्ट वाली, P इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय इंटू H, ठीक है। 1 प्लस H क्या होता है, 1 प्लस H होता है रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू H। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू H। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल, तो आ गया म्यू क्रॉस H इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिसी नफूस पज़ीरी और मैग्नेटिसी मिलानियत के दरमियान ताल्लुक़ की इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, उसके ऊपर से ही ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इसको आपको याद करना है। इनकी डेफिनेशन याद कीजिए आप, और ये दो रिलेशन जो पढ़े हमने, इससे पहले का जो रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये दोनों आप याद कीजिए। और इससे पहले के जो पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखे थे इलेक्ट्रॉन के सबब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, उसको आप याद कर लीजिए, और ये चैप्टर आपका क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, थैंक्स।